जिंदाबाद हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 आवाज दो आवाज दो जिंदाबाद जिंदाबाद मजबूरी है डॉक्टर साहब जरूरी है पाकिस्तान की कुर्सी की मजबूरी है डॉक्टर साहब जरूरी है डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब पल्ले पल्ले बाकी सारे थले थले डॉक्टर साहब पल्ले पल्ले बाकी सारे थले थले डॉक्टर साहब पल्ले पल्ले बाकी सारे थले थले डॉक्टर साहब आगे बढ़ो डॉक्टर साहब जिंदाबाद 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 डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तख्त बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो हमारे बुजुर्ग, मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, लुआंग की जनता जो आज यहाँ पे इकट्ठी हुई है, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, अपने बीच में अपनी बात रखने का मौका दिया, मैं उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आप लोगों ने ये जो हार पहनाए हैं मुझे, मैं कर्जदार हूँ आपका। ये कर्ज कोशिश करूँगा कि ज़िंदगी में उतार पाऊँ, लेकिन ये कर्ज इतना भारी है कि मुझे नहीं लगता मैं कभी ज़िंदगी में उतार पाऊँगा। सियासत के रंग ऐसे होते हैं, कहते हैं सियासत की कुर्सी पे जो बैठता है उसकी सोच बदल जाती है। पता नहीं क्या जादू है इस कुर्सी में कि बैठने के बाद इंसान की सोच विचार उसके सब कुछ बदल जाता है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि मेरी कुर्सी में वो स्प्रिंग ना लगे जिससे बैठने से इंसान बदल जाता है। सादी कुर्सी ही रहे तो बड़ी अच्छी बात है। आज सियासत में आना एक शौक भी है, जिद भी है और मजबूरी भी है। हमारे बुजुर्ग ठाकुर बेलीराम जी, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इतनी अच्छी नौकरी थी, किस लिए आगे धक्के खाने के लिए। शौक तो नहीं था धक्के खाने का, लेकिन जिद जरूर थी। पहले मजबूरी बनाई, फिर जिद बन गई है, और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है शौक भी बन जाए। मैं आपको एक कहावत सुनाऊंगा। यहां पे जितने भी हैं, हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, हम हर एक धर्म की इज्जत करते हैं। हम एक दूसरे के धर्म को मानने वाले लोग हैं। एक बार महाभारत हुआ था हमारे धर्म में, कहते हैं महाभारत का युद्ध हुआ था। और वो युद्ध क्यों हुआ था, मैं मीडिया वालों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा साइड कर दें, क्योंकि मुझे लोग दिखें तो मजा आता है, नहीं तो मजा नहीं आता। वो लड़ाई हुई थी, महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? उस सभा में एक सभा लगी हुई थी। उस सभा के बीच में 2-3 लोग थे जो गलत कर रहे थे। उन 2-3 लोगों के गलत करने से वो महाभारत नहीं हुआ था। वो गलत इस वजह से हुआ था, वो युद्ध इस वजह से हुआ था कि उस सभा में जो एक असेंबली लगी हुई थी, जिसमें एक राजा था और बाकी प्रजा थी, और ऐसे ऐसे योद्धा थे, जिसमें एक भीष्म पितामह जी थे। और कहते हैं वो उस समय के इतने बड़े योद्धा थे, इतने तपस्वी लोग थे कि जहां पे वो खड़े हो जाते थे वहां पे सृष्टि तक रोक सकते थे। लेकिन वहां पे गलत होता रहा, लेकिन वो सर झुका के देखते रहे। वहां पे गुरु द्रोणाचार्य जी, उनके सामने गलत हो रहा था, लेकिन वो चुपचाप देखते रहे, जिसकी वजह से युद्ध हुआ और लाखों की जानें गई, लाखों के घर उजड़ गए, कई औरतें विधवा हो गई। और जब वो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के बीच में भीष्म पितामह जी तीरों के ऊपर, उनके शरीर में बाण लगे हुए थे और पूरे बाणों की शैया पे लेटे हुए थे। तब कृष्ण जी आते हैं वहां, भगवान कृष्ण जी आते हैं और वो उनसे पूछते हैं, भीष्म पितामह जी, कि मैंने सारी उम्र धर्म का पालन किया, गंगा का पुत्र था मैं, मेरे से बलशाली कोई नहीं था इस पूरी सृष्टि में, तो मुझे ऐसी मौत क्यों मिली आज? तो उन्होंने कहा कि तेरे सामने गलत हो रहा था, तू चुपचाप देखता रहा वहां पे। तो उन्होंने बोला, भगवान मैंने वचन दिया था, मैंने उस राजे को वचन दिया था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तेरे साथ चलूंगा, तेरे खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो मैं कैसे जा सकता था उसके खिलाफ? राजे के खिलाफ तो बोल नहीं सकता था। राजे का बेटा अगर गलत कर रहा था, मैं उसके खिलाफ भी नहीं बोल रहा था। तो भगवान कृष्ण ने बोला था, यही तो तेरी गलती है। धर्म को बचाने के लिए, सही चीज को बचाने के लिए अगर अपनी 100 कस्में भी तोड़नी पड़े तो तोड़ दो,
लेकिन हम लोग करते क्या हैं, हम पार्टियों के सगे बन गए हैं। आज हम देशभक्त नहीं हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। हमारे सीने में जो खून चल रहा है वो देश के लिए नहीं उबाल मारता है, वो पार्टी के लिए मारता है। हमारे सामने आज हमारी स्टेट टूट गई, जम्मू कश्मीर स्टेट के टुकड़े कर दिए गए, हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट को यूटी बना दिया गया, लेकिन एक भी पार्टी का कार्यकर्ता कभी इसके खिलाफ बोला? क्यों? क्योंकि उनकी रगों में दौड़ने वाला खून जो था वो पार्टी का था, देश का नहीं था। अगर देश का होता तो वो सड़कों पे उतरते, अगर वो देश के वफादार होते, अपनी स्टेट के वफादार होते, तो पार्टियों को साइड पे रखते, सड़कों पे उतरते और बोलते कि हमारी स्टेट को क्यों तोड़ा गया। लेकिन वो नहीं उतरे। हमारे सामने यहाँ पे स्टेट यूटी बन गई, लेकिन वो नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमारे सामने एसपीओ 18,000 से उठा के आज बेरोजगार करके घर पे बिठा दिए गए, लेकिन वो नहीं बोले। क्यों? क्योंकि वो देशभक्त नहीं थे, वो कार्यकर्ता थे पार्टी के। हमारे सामने डेली वेजर स्ट्राइक करते हैं, दिन रात स्ट्राइकें करते हैं, रोडों पे मार करते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज होता है, लेकिन हमारे चुने हुए लीडर जिनको उन लोगों ने वोट दिए हैं उनके हक में खड़े नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज हमारे यहाँ पे हालत ये है कि हमारे हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर नहीं है, लेकिन वो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमारे स्कूल खाली पड़े हैं, हाई सेकेंडरी खाली पड़ी हुए हैं, लेकिन जनाब वो नहीं बोलेंगे, उनके मुंह पे ताला लग गया है। क्योंकि उनके गले में आज जो पटा पड़ा है पार्टी का, वो पटा बोलने नहीं देता है। वो पटा उनको इतना मजबूर करता है कि वो उनको घर से बाहर नहीं निकलने देता, वो उनको बोलने नहीं देता। कब तक हम इस गुलामी को स्वीकार करेंगे? गलती हम लोगों की है। आज हम देश के वफादार नहीं रहे, अपने इलाके के वफादार नहीं रहे, हम पार्टी के वफादार बन गए हैं। गलती हमारी है और इस चीज का फायदा उठाते हैं लीडर लोग। उनको पता है कि हमने इनके गले में पट्टे डाल दिए हैं, अब ये नहीं बोलेंगे, ये खामोश हो चुके हैं। अब टाइम आ गया है, वक्त आ गया है। सियासत मत करो, सियासत को साइड पे छोड़ के एक लड़ाई लड़ने का वक्त आ गया है। अगर आप में दम है लड़ाई लड़ने का और अपने देश के लिए और अपने इलाके के लिए और लोगों के लिए वफादार हो, तो इन सारे पटाओं को साइड पे छोड़ो, एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उस लड़ाई के लिए घर से बाहर निकलना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आज भी नहीं निकल पाए तो एक बात याद रखना, आने वाले वक्त में आप लोगों का वजूद खत्म हो जाएगा। आपका वजूद खत्म हो जाएगा। आज खतरा है तो आपके वजूद को है। आज लड़ाई अपने वजूद को बचाने की है। हम एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सियासी लड़ाई नहीं है, इस मुल्क को बचाने की, अपने इलाके को बचाने की और इस वजूद को बचाने की लड़ाई है। इससे पहले भी इलेक्शनें हुई, इससे पहले भी सियासत हुई, इससे पहले भी लीडर आए, लेकिन जिस गंदे लेवल पे सियासत आज आ गई है इससे पहले कभी नहीं हुई। पहले अगर लीडर काम नहीं करते थे, सरकारें काम नहीं करती थे, तो उनके खिलाफ लोग बोलते थे, धरने होते थे, प्रोटेस्ट होते थे, उनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगते थे। लेकिन आज हालात ये है कि एक मुसलमान अगर बोलता है उस लीडर के खिलाफ तो उसको बोलते हैं ये तालिबानी है, ये जिहादी है, हम इनकी कब्रें खो देंगे। अगर एक हिंदू बोलने की कोशिश करता है तो बोलते हैं ये देशद्रोही है, ये सनातन धर्म के खिलाफ बोल रहा है, इसको पाकिस्तान भेज दो। ये सियासत है आज की। आज भी अगर इस सियासत को मुंह बंद करके उस पट्टे को डाल के इस सियासत को अगर आप अपनाना चाहते हो तो आप शौक से अपनाओ, लेकिन मैं नहीं अपनाऊंगा। ये सियासत अगर मैं अपना लेता तो आज आराम से नौकरी कर रहा होता अपनी कुर्सी पे बैठ के, कोई मुझे नहीं पूछता। लेकिन नौकरी छोड़ना मंजूर है, उनकी गुलामी स्वीकार करना मंजूर नहीं है। हम गुलाम नहीं बन सकते। हम पैदा एक बार हुए हैं, जिएंगे एक बार और मरेंगे भी एक बार, और सर उठा के मरेंगे। जिसको गुलामी स्वीकार करनी है वो कर सकता है, लेकिन मैं नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। इन लीडरों ने हमें बहुत लूटा है और बेवकूफ बनाया है। इन लीडरों ने हमारा फायदा उठाया है, हमें धर्म के नाम पे, जात पात के नाम पे हमें लड़ाया है। ये लोग आज पार्टी में घुसने के बाद सर्टिफिकेट देते हैं कि ये हिंदू है और ये मुसलमान है। मेरा नाम रामेश्वर सिंह ठाकुर है, मेरी माँ हिंदू है, मेरा बाप हिंदू है, मेरा पूरा खानदान हिंदू है। जिस दिन उस खानदान में मैंने जन्म लिया था और जिस दिन मेरा लास्ट में संस्कार होगा, मैं तब तक हिंदू रहूंगा। ये मुस्लिम है, इन्होंने मुस्लिम घर में जन्म लिया है और जब इनका लास्ट में दफन होंगे ये, तब तक ये मुसलमान रहेंगे। और मुझे किसी पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है हिंदू बनने के लिए। जो लोग आज पार्टी का सर्टिफिकेट लेने के बाद खुद को हिंदू और मुसलमान कहते हैं, जो पार्टी का ठप्पा लगाने के बाद बोलते हैं कि आज हम हिंदू बन गए, आज हम मुसलमान बन गए, तो इसका मतलब शायद उनको अपने खानदान पे शक है, उनको अपनी परवरिश पे शक है, उनको अपने माँ बाप पे शक है। लेकिन मुझे यकीन है अपने माँ बाप पे और अपने खानदान पे। देशभक्ति का सबूत ये पार्टियां नहीं दे सकती।
जिन पार्टियों का जमीर नहीं है वो क्या देशभक्ति का सबूत देंगे? यही बीजेपी पार्टी थी जो पीडीपी पार्टी को और महबूबा मुफ्ती को बोलते थे ये मिलिटेंट है, मिलिटेंटों की पार्टी है, इनके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। लेकिन जब कुर्सी की बात आई तो ये दोनों एक होकर सियासत में काम करने शुरू हो गए। ये हमें सिखाएंगे देशभक्ति क्या होती है और देश क्या होता है, जिनका खुद का जमीर नहीं है। और सबसे बेवकूफ तो वो लोग लगते हैं मुझे जो पार्टी में घुस के बिना दिमाग का यूज किए इनके नारे लगाते हैं। सबसे बेवकूफ तो वो लोग हैं। बचपन में क्या होता था, मेरे बचपन में तो मैं तो आपके बच्चों के समान हूं, आपने वो मदारी देखी होगी, एक मदारी वाला आता था, डमरू बजाता था, तो वहां पे एक जमूरा होता था, जमूरा। उस जमूरे को डमरू बजा के बोलते थे जमूरे नाच, तो जमूरा नाचने शुरू हो जाता था। बोलते थे जमूरे पलटी मार, तो जमूरा पलटी मारता था। उसको बोलते थे जमूरे गाना गा, तो जमूरा गाना गाने शुरू हो जाता था। आज वो जमूरे कौन है? पार्टी के कार्यकर्ता। वो कैसे हैं? जब बीजेपी पार्टी वालों ने इन जमूरों से, पार्टी के वर्करों से बोला कि ये पीडीपी जो है ये मिलिटेंटों की जमात है, पीडीपी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो उन्होंने खूब नारे लगाए, पीडीपी मुर्दाबाद, महबूबा मुफ्ती मुर्दाबाद। लेकिन जैसे सरकार बनी तो उन जमूरों को बोला क्या महबूबा मुफ्ती के जिंदाबाद के नारे लगाओ, तो वो जमूरे शुरू हो गए, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जमूरे हैं जिनको कुछ पता नहीं है कि पार्टी वाले हमें कैसे डमरू बजा के नचा रहे हैं, लेकिन वो नाच रहे हैं, आंखें बंद करके, कान बंद करके नाच रहे हैं। लेकिन हम भाई वो जमूरे नहीं हैं और ना हम वो जमूरे बनेंगे। एक लड़ाई लड़ने निकले हैं और ईमानदारी से लड़ेंगे उस लड़ाई को। जब तक मैं सियासत में रहूंगा, कब तक रहूंगा मुझे नहीं पता, कितनी देर तक रहूंगा मुझे नहीं पता। इंसान का एक धर्म होता है, मैं एक अपने धर्म पे हूं, आप अपने धर्म पे हो, और ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात एक धर्म पे टिकी है। जिस दिन धर्म खत्म हो गया उस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं आज आपसे वादा करके नहीं जाऊंगा, अपना धर्म दे के जाऊंगा। जिस धर्म का मैं हूं और जिस कुल में मैं पैदा हुआ हूं, मैं आप सभी लोगों को एक धर्म देता हूं। जब तक सियासत में रहूंगा आपकी टोपी और आपकी दाढ़ी पे कभी उंगली नहीं उठने दूंगा। ये मेरी आपके साथ धर्म है। कभी भी मेरे रहते हुए और हिंदू मुसलमान के बीच में कोई फसाद नहीं होगा, कोई मंदिर और मस्जिद पे उंगली नहीं उठाएगा, कोई दाढ़ी तिलक इस पे कोई ऊपर सियासत नहीं होगी। और जो लोग आज वोट लेके निकल जाते हैं और 10 साल के बाद और 5 साल के बाद फिर वोट लेने आते हैं, दोबारा कभी नहीं आते। और एक और धर्म रहा, हर 3 महीने के बाद आपके यहाँ पे पब्लिक दरबार लगेगा जिसमें पूरी एडमिनिस्ट्रेशन होगी और आपके फैसले आप लोगों के बीच में किए गए जाएंगे। आपके फैसले ना बनी में होंगे, ना जम्मू में होंगे और ना कांथल में होंगे, यहीं पे होंगे। ये मेरा आपसे धर्म रहा। लेकिन पहले निभाना है आप लोगों ने अपना धर्म। आप एक बार अपना धर्म निभाओ, 5 साल तक मैं अपना धर्म निभाऊंगा। मैं चंडियार में 9 साल रहा। एक शख्स चंडियार का ये बोल दे कि इसने कभी जात पार और हिंदू मुसलमान किया, एक भी बोल दे, मैं बनी छोड़ के चला जाऊंगा। 9 साल चंडियार में रहा और 9 साल में मैं वो एक दिन नहीं था जिस दिन मैंने खाना बनाया हो, एक दिन भी खाना नहीं खाया, खुद बनाया था। 9 साल तक उन चंडियार के लोगों ने अपने घरों से खाना ला के मुझे दिया है। मैंने उनका नमक खाया है, उनके घर का खाना खाया है मैंने। वो लोग थे जिन्होंने, मैं अकेला हिंदू था तो जब दिवाली का त्योहार आता था वो खुद मेरे साथ मिलकर दिवाली मनाते थे। मैं उनके साथ ईद मनाता था और ईद में वो टोपी भी पहनी। और बीजेपी के लीडर भी पहनते हैं, बड़े सारे लीडर पहनते हैं, लेकिन छुप छुपा के पहनते हैं, क्योंकि उनके आका को पता चल गया तो क्या जवाब देंगे कि टोपी पहन ली, तुम तो खत्म हो गए भाई, तुम तो फिर कहां जाएंगे। पहनते हैं, वोटों के लिए पहनेंगे, छुप छुपा के बोलेंगे कैमरे से फोटो नहीं खींचना, हमारे आका को पता चल जाएगा। 9 साल मैं उनके बीच में रहा। दिवाली में उन्होंने मुझे टोपी भी पहनाई, मैंने पहन ली। अब बीजेपी वाले वो टोपी नचा रहे हैं, वो फोटो लेके सबको भेज रहे हैं, देखो ये टोपी पहनता है, ये टोपी पहनता है। ये है सियासत। देख लो किस हालत पे सियासत। आज लीडर आके आपके बीच में ये नहीं बोलेंगे कभी कि हमने आपको यहाँ पे कॉलेज में मेडिकल सब्जेक्ट भी दिया और नॉन मेडिकल भी दिया है, इस मुद्दे पे हमें वोट दो। वो ये नहीं बोलेंगे कि हमने आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर दिए हैं इसलिए हमें वोट दो। वो ये नहीं बोलेंगे कि हाई सेकेंडरी में मैंने आपको स्टाफ दिया है, आपकी सड़कें दी हैं, बिजली दी है, पानी दिया है। वो ये बोलेंगे वो टोपी पहनता है, वो ये बोलेंगे वो उसके घर में खाना खाता है। वो ऐसी ऐसी बातें करके अब आपसे वोट मांगेंगे क्योंकि उनके पास कुछ नहीं रहा। इन लोगों की हालत ये देखो, हमारे रोलके की हाई सेकेंडरी का रिजल्ट 0 आ गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या है। हमारे यहाँ पे हाई सेकेंडरियों के रिजल्ट जनाब 0 आ रहे हैं। जिस इलाके की एजुकेशन 0 लेवल पे पहुंच गई हो, वहां के बच्चों का फ्यूचर आप कहाँ क्या देख सकते हो।
क्या सोचोगे कि वो बच्चे कहां तक जा सकते हैं? हमारा हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। कभी ना कभी सियासत को छोड़ना पड़ेगा और अपने इलाके के लिए लड़ना पड़ेगा। आज तक हम पार्टियों के लिए लड़े हैं और ईमानदारी से बोलना, आप लड़े हो हम सारे पार्टियों के लिए। कोई बीजेपी के लिए लड़ा होगा, कोई एनसी के लिए लड़ा होगा, कोई कांग्रेस के लिए लड़ा होगा, लेकिन इलाके के लिए हम लोग नहीं लड़े। आज लड़ना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग लड़े थे, हमारे जो बुजुर्ग थे जिन्होंने लड़ाइयाँ करके हॉस्पिटल लाए, हाई सेकेंडरियाँ लाई, कॉलेज लाए, लेकिन आज की नौजवान पीढ़ी जो है वो लड़ाई करना भूल चुकी है, वो पार्टियों के पीछे भागती है। लेकिन आज ये इलेक्शन ऐतिहासिक इलेक्शन होगी, ये याद रखना। ये बनी के इतिहास में ये लिखी जाएगी कि बनी का इतिहास जब बदला था तो इस सियासत से बदला था, और ये बदलाव आ चुका है, और ये बदलाव नौजवान ला रहे हैं। आप भी देखना ध्यान से कि आज तक नौजवानों ने कभी भी इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा कभी नहीं लिया जितना इस बार ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उनको पता चल चुका है कि जनाब हमारे गले कट चुके हैं। पहाड़ी स्टेटस की बात हुई, जिसके ऊपर सारा, मैं पहाड़ी स्टेटस की बात करता हूं तो सारे लीडर मेरी बात करते हैं। मैं पहाड़ी स्टेटस मांगता हूं तो वो कहते हैं डॉक्टर गलत है, डॉक्टर को उठा के बाहर फेंक दो, ये गुमराह कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है आप लोगों को। मतलब कि रजौरी पुंछ के लोगों ने 40-50 साल पहाड़ी स्टेटस के लिए लड़ाई लड़ी तो वो बेवकूफ थे, उनको कुछ पता नहीं था। समझदार ये चंद लीडर हैं जो ये बोल रहे हैं पहाड़ी स्टेटस कुछ नहीं है, वो बड़े समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं। पहाड़ी स्टेटस, जात पात की बात और हिंदू मुसलमान की बात तभी हो गई थी जब जीवनलाल जी ने अमित शाह जी के साथ मिलकर और कुछ चंद बरादरियों का नाम लिया था कि सिर्फ इनको पहाड़ी स्टेटस दिया जाए, जिसमें ना मुझे आज बिल्कुल बोलने में मैं नहीं शर्माता, और मैं एक के साथ अलग कमरे में बात करूंगा, दूसरे से जो बात होगी ओपन बात होगी। उन्होंने जिन जातियों को पहाड़ी स्टेटस देने की मांग की अमित शाह जी के साथ, वो खुशकिस्मत है, उनकी किस्मत अच्छी है कि वो उस बरादरी में पैदा हुए हैं। शायद हमारी बदकिस्मती है हम वहां पैदा नहीं हुए, मेरी बदकिस्मती है कि मैं ठोकरों के घर में पैदा हो गया, आप लोगों की बदकिस्मती है कि हम मुस्लिम हो गए। आप भी कहीं उन बरादरियों में पैदा हुए होते तो शायद आपको भी मिल जाता, आपके बच्चों की भी नौकरी लग जाती, लेकिन हम नहीं है ना, बदकिस्मत लोग हैं। उन्होंने ठाकुरों का नाम नहीं लिया, उन्होंने ब्राह्मणों का नाम नहीं लिया, उन्होंने महाजनों का नाम नहीं लिया, इन बरादरियों को उन्होंने साइड पे छोड़ दिया। क्यों? ऐसा क्या था जो हमने उनके घरों में चोरियां की हैं? जो ऐसा क्या है? हम लोगों से नफरत किस बात की? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने कि हम 3-4 जातियों को अलग करके और सिर्फ 3-4 जातियों के लिए पहाड़ी एसटी स्टेटस की डिमांड की गई? क्या गरीब लोग इन जातियों में पैदा नहीं होते? क्या गरीब लोग ठाकुरों के घर में पैदा नहीं होते? मुसलमानों के घर में पैदा नहीं होते? महाजनों के घर में पैदा नहीं होते? ब्राह्मणों के घर में पैदा नहीं होते? क्या हम सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं? हमारे बच्चे भी दिहाड़ियां लगा रहे हैं, MA BEd आज गिरफ्त में लगे हैं, पल्लेदारी कर रहे हैं। अगर उन बच्चों को पहाड़ी एसटी स्टेटस मिल जाता तो वो कहीं नौकरी लग जाते तो इनका क्या जाता। लेकिन दिल में खोट है जनाब, दिल में खोट है। शायद वो चाहते नहीं कि इनके बच्चे कहीं, वो चाहते हैं इनके बच्चे हमेशा पल्लेदारी करते रहें, बोरियां उठाते रहे और इनके घर में नौकर बन के रहें। शायद इनका मकसद ये है। लेकिन ये लड़ाई है और लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे। आपके सामने लड़ाई होगी, आज भी होगी, इलेक्शन खत्म होने के बाद भी होगी। जिनको ये लग रहा है ना कि ये सियासी मुद्दा है, तो जनाब एक बात याद रखना, रामेश्वर सिंह ठाकुर नाम है मेरा। जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं, या तो वो मुद्दा ही उठा खत्म कर देते हैं या खुद को खत्म कर देंगे, और इस मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे। लास्ट तक इस मुद्दे को लेके लड़ेंगे, और इस मुद्दे को लड़ने के लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। एक बार साथ दो, पूरी जिंदगी इस चीज का आपको गर्व रहेगा कि एक बार जिसको वोट दिया था, एक मर्द को वोट दिया था और उसने लड़ाई लड़ी थी, तो ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। मैं अभी आपको कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ बातों की सिवाय और बातों के सिवाय। मैंने दिल खोल के आपके बीच में रखा है, और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। और उम्मीद यही है कि एक बार आप मौका जरूर देंगे। आप एक बार मौका दो, उसके बाद आपको कभी शिकायत की मौका। 12 तारीख को मैं फॉर्म भर रहा हूँ, नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा हूँ। वो फॉर्म मैं नहीं भर रहा हूँ, आप लोग भर रहे हो। ये इलेक्शन आपकी है, आप लोग लड़ोगे और MLA भी आप बनोगे। मैं चाहता हूं कि उस दिन इलेक्शन में, उस दिन जिस दिन फॉर्म भरा जाएगा, उस दिन ही ऐलान हो जाए, उस दिन ही पूरी बनी कॉन्स्टिट्यूंसी और जम्मू कश्मीर स्टेट को पता, स्टेट तो रही नहीं, अब यूटी है, जम्मू कश्मीर यूटी को पता चल जाए कि बनी के मेला हिंदू मुद्दा भाईचारा जिंदाबाद, 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 खड़ोन की जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर साहब जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर साहब जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर साहब जीतेगा।
जिंदाबाद 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 हम एक हैं हम एक हैं बेईमानों का राज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो